अच्छा जी, इसी में हमारा अब सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट वन वाज कि एक पब्लिक कंपनी की जब बात आएगी, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंपल अपने रेजोल्यूशन पास करके ये मैटर्स नहीं डिस्कस कर सकते या इनके बारे में रेजोल्यूशंस पास नहीं कर सकते। इसके लिए इन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की ज़रूरत है। और फर्स्ट वन हमने देखा कि अगर उन्होंने कोई एसेट की जो एक स्पेसिफिक क्लास है या टोटल एसेट्स के 25% जो वैल्यू है उसको सेल आउट करना है या लीज आउट करना है या डिस्पोज आउट करना है, तो उनको मेंबर्स की अप्रूवल की ज़रूरत है। अदर देन कि अगर उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है सेल परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि वो मेंबर्स की अप्रूवल की ज़रूरत मतलब मेंबर की अप्रूवल लें, क्योंकि उनका तो रोज़ का ही काम ये है कि उन्होंने व्हीकल्स फॉर एग्जांपल परचेज सेल करनी है या प्लांट एंड मशीनरी सेल परचेज करनी है, उनका बिजनेस ही यही है। ठीक है, तो वो बार बार मेंबर्स की अप्रूवल क्यों लेंगे इस चीज़ के लिए। ओके, सेकेंड वन इज, ये तो हमारी एक्सेप्शन थी, इस पॉइंट नंबर 1 की एक्सेप्शन थी। आप इसको इस तरह हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। लॉ कहते हैं कि जी अगर आप सेल करना चाहते हैं, और सेल में आप देखेंगे हमेशा आप लॉ इसको साथ लिखता है और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। क्योंकि लॉ की जुबान में सेल और डिस्पोज ऑफ, सेल का मुराद कि कंप्लीट आपके पास कोई चीज़ हो, आपने कंप्लीटली उसको सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है जी, इसमें कोई माइनर सा फ़र्क है, आप कह लें कि ये कोई ऐसा डिफरेंट वर्ड्स नहीं है, सिमिलर ही हैं, बस ये है कि जहाँ सेल आता है वहाँ डिस्पोज ऑफ भी आ जाता है। ठीक है, तो सिनोनिम्स वर्ड्स ही हैं, साथ ये यूज़ कर दिए जाते हैं। आपको पता है कि सब्सिडरी कंपनी की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं चैप्टर 19 में। सब्सिडरी कंपनी क्या है? ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, इसका शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल 5 मिलियन है शेयर कैपिटल, और नंबर ऑफ शेयर्स में कहती हूँ 5 लाख है, जिसका अगर मैं 60% लूँ, 5 लाख का 60%, ये बनते हैं 3 लाख शेयर्स। अब ये 3 लाख शेयर्स इस ए लिमिटेड ने खरीदे हुए हैं, परचेज किए हैं, यानी कि 60% शेयर्स अगर ए लिमिटेड के पास हैं तो 60% शेयर्स का एक ही मेंबर है, वो है ए लिमिटेड। बाकी 40% शेयर्स होंगे किसी और मेंबर्स के पास, वो हमें कंसर्न नहीं। अभी ये देखिए, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हों तो ये कंपनी इस कंपनी की होल्डिंग नहीं बन जाएगी, और ये क्या है? सब्सिडरी कंपनी। अब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे कंट्रोल है, बेसिकली वो टेक ओवर करने जा रही है। लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी कोई सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, ये आपकी सब्सिडरी है, आप सपोज ये फैसला कर दें कि जी हमने बी लिमिटेड के अब शेयर्स नहीं रखने, हम किसी और को सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 40% हैं, इन्हीं में से कुछ मेंबर्स को कहा जी हम ये 60% नहीं रखना चाहते, हमने बस 4 या 5% रखना है। ये एक तरह से अब आपकी सब्सिडरी नहीं रही, आप सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि ये फैसला आप खुद नहीं करेंगे। अब जब ये फैसला करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स को भी साथ मिलाना है, उनकी अप्रूवल लेके तो ये फैसला करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। ओके जी, इसको इतना ही। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा मैटर है जिसपे लॉ कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स की अप्रूवल भी साथ लेनी है, तब वो एक इस बात का डिसीजन कर सकते हैं या रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लोन टू डायरेक्टर्स। हम ये पावर और ड्यूटीज खत्म करके तो लोन टू डायरेक्टर्स एक टॉपिक पढ़ेंगे। लोन टू डायरेक्टर्स में ये कि कंपनी से डायरेक्टर लोन ले रहा है, ठीक है, तो वो कंपनी के साथ बेसिकली ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब ये जब लोन दिया जाता है डायरेक्टर को, तो ये आम डायरेक्टर्स आपस में ही रेजोल्यूशन पास करके लोन नहीं ले लेते, क्योंकि अगर देखिए डायरेक्टर ने लोन लेना है, डायरेक्टर अपनी रेजोल्यूशन पास करके लोन ले लें कंपनी से, पैसा तो मेंबर्स का है। तो जब लोन दिया जाता है बाकायदा उसकी रेजोल्यूशन पास की जाती है, मेंबर्स की रेजोल्यूशन पास की जाती है।
तो कहा जी कि जब एक बार सपोज अंडर दिस सेक्शन किसी डायरेक्टर को लोन दिया गया या किसी ऑफिसर को लोन दिया अंडर दिस सेक्शन एज पर दिस एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं कि वो जो एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक डायरेक्टर को लोन दिया गया है वो माफ कर दिया जाए, जिसको कहते हैं जी रेमिट कर दिया जाए, या फिर कुछ माफ कर दिया जाए, थोड़ी सी रिलीफ दे दी जाए, और अगर रिलीफ नहीं तो कम से कम उसको उसका टाइम बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दी जाए कि जो उसको लोन्स या एडवांसेस दिए गए। ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि एक डायरेक्टर को फॉर एग्जांपल लोन लिया, वरना आपकी बुक में ये लिखा है कि जी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी एक्ट के तहत या प्रोविजन के तहत लोन दिया जाता है या एडवांसेस दिए जाते हैं टू डायरेक्टर या अदर पर्सन्स अदर ऑफिसर्स, तो उसके लिए अगर रेमिट देनी है या रिलीफ देनी है या टाइम की एक्सटेंशन देनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंपल ही अपनी रेजोल्यूशन पास करके इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जब लोन दिया था तब भी जनरल मीटिंग पास की थी। अब जब अगर कोई मजीद एक्सटेंशन देनी है या कोई उनका लोन माफ़ करना है वट जो भी एडवांस, अभी भी जनरल मीटिंग पास करनी है, पहले मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है। ठीक है जी, ये तो था जी हमारे ये पॉइंट्स। आगे अब देखिए ये इम्पोर्टेंट एक बात लिखी है, ये तो थे मैटर्स कि जिसपे आपको पता है कि इन मैटर्स पे जनरल मीटिंग करनी है, मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि अब देखिए कोई भी एसेट फॉर एग्जांपल परचेज साल में 2 या 3 दफ़ा करना पड़े, या किसी को 2-3 डायरेक्टर्स को लोन दिए हुए हैं उनको जो रिलीफ देनी है या टाइम एक्सटेंशन करनी है तो वो शायद फ्रीक्वेंटली करना पड़े, तो क्या हर बार अप्रूवल लेनी, हर बार जनरल मीटिंग में पास करनी है? तो इस पे लॉ आपको कहते हैं कि जी इस पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए या तो आप ऐसा कीजिए कि आप एक जर्नल ऑथराइजेशन ले लीजिए मेंबर से कि इस डायरेक्टर को लोन दिया हुआ, फिर ये डायरेक्टर को बता दीजिए आगे दोबारा मजीद अगर इसने लोन लिया तो हम इसको टाइम इतना दे दिया करेंगे हमेशा के लिए, या फिर ये हम वन ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए उसको टाइम दे रहे हैं। तो एक जनरल ऑथराइजेशन भी ली जा सकती है किसी ट्रांजेक्शन के लिए। अगर तो आपको लगता है कि वो वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, जैसे कि सब्सिडी डिस्पोज ऑफ करने वाली एक ट्रांजेक्शन वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, ये बार बार फ्रिक्वेंटली नहीं होगी, इसके लिए आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन की अप्रूवल के लिए मीटिंग बुला लें, मेंबर्स के साथ मीटिंग कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके लिए आपको बार बार मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जो कि आपको पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए फिर लॉ कहते हैं आप एक जनरल ऑथराइजेशन भी ले सकते हैं। और जनरल ऑथराइजेशन फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मार्च 2020 को एक मैटर पे जनरल ऑथराइजेशन ले ली। हुआ क्या, आपने ऑथराइजेशन ले ली लेकिन आपने अभी तक वो ट्रांजेक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ठीक है, आपने एक चीज़ पे अप्रूवल लेके रख ली लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, मेंबर से आपने ले ली अप्रूवल, मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया बाकायदा कि हाँ जी आप इस डायरेक्टर को लोन दे दीजिए और इसको इतना टाइम दे दीजिए। अभी तक हुआ ये कि उस डायरेक्टर को लोन ही नहीं दिया गया, तो यानी कि वो ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। तो लॉ कहते हैं अगर वो ट्रांजैक्शन इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई तो जब अगला साल आएगा आपको अगेन इस पे अप्रूवल लेनी है। ये आपने जो अप्रूवल ली है ये मैक्सिमम 1 साल तक वैलिड है। अब 1 साल के अंदर अंदर आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। 1 साल काफ़ी अर्सा होता है, और अगर 1 साल गुजर गया तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से ये ऑथराइजेशन मेंबर से दोबारा लेनी होगी। सपोज आपने डायरेक्टर को लोन नहीं दिया, अब आप अगले साल सोच रहे हैं कि लोन देने जा रहे हैं और आप पहुंच गए हैं जी 1 अप्रैल को 2021 पे, और आप कहते हैं कि जी हाँ इस डायरेक्टर के लिए हमने लास्ट ईयर अप्रूवल तो ले ली थी मेंबर से, तो हम इसको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं, 1 साल गुजर चुका हुआ है, अब आपको दोबारा अप्रूवल लेनी है मेंबर से। तो पिछले साल की जो आपने अप्रूवल ली वो लैप्स हो जाएगी।
अच्छा जी, ये हो गया जी, आपने जनरल ऑथराइजेशन का हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया। अब आगे की बड़ी इंपॉर्टेंट कह लें किसी चीज़ है, वैसे तो आप सीलों में सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज़ है, ऊपर हमने देखा पब्लिक कंपनी के लिए, अब वो स्पेशली एक लिस्टेड कंपनी के लिए चीज़ बताता है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए। वो कहते हैं कि जी आपने ऊपर देखे जी, आप अंडरटेकिंग कोई डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अंडरटेकिंग मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया है। लिस्टेड कंपनी की आप कह लें कि जी एक कंपनी है, उसके डिफरेंट जगह ऑपरेशंस हैं। इसको अगर मैं आसान जुबान में ज़रा समझाऊँ, ऑपरेशंस हैं, ब्रांचेस हैं, कुछ सेंटर्स हैं। इसको एक छोटी जुबान में मैं कह लूँ जी अंडरटेकिंग कहते हैं। कंपनी का कुछ स्मॉल पोर्शन डिस्पोज ऑफ कर देना, ये सेल कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सिटी में या किसी डिस्ट्रिक्ट में कंपनी की एक ब्रांच थी, इन्होंने कहा यहाँ से हमें इतना तो फ़ायदा हो नहीं रहा, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये एक छोटा सा साइजेबल पार्ट था, छोटा सा, तो छोटे से साइज का पार्ट था कंपनी का, इन्होंने सोचा जी इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अंडरटेकिंग है। और लॉ ने कहा है कि अगर आप कोई भी अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जो कि 25% तक है वैल्यू जिसकी, तो आपको मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। कहा जी ठीक है, आपने मेंबर्स की अप्रूवल ले ली, ओके फाइन। अब जब ये आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं एक ब्रांच, तो ये एक बड़ा फैसला है। लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी अगर इतना छोटा सा भी एक ब्रांच या ऑपरेशन या अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ करेगी तो इफेक्ट आएगा। तो लॉ ने कहा कि इसका हल ये है कि आप अंडरटेकिंग तो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, लेकिन आप ये तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे जब तक आप इस चीज़ की कह लें कि जी एक ऑथेंटिकेशन ना दे दें कि इस ब्रांच की ऑपरेशन या इस अंडरटेकिंग को डिस्पोज ऑफ या बंद करने के बाद आपके बाकी बिजनेस के ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप हमें एक वायबल बिजनेस प्लान बना के दें। वायबल बिजनेस प्लान, वायबल का मुराद है कि जो इम्प्लीमेंटेबल हो, जो लॉन्ग रन चल सकता हो, इन फ्यूचर आपको फ़ायदा दे सके, इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके। तो एक ऐसा आप बिजनेस प्लान भी बना के दें, इस ब्रांच के बगैर भी आपकी कंपनी अब तरक्की कर सकती है। और वो जो भी आप डिक्लेरेशन बनाएंगे और बिजनेस प्लान बनाएंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ड्यूली अप्रूव किया हो, ऑथेंटिकेट किया हो। ये क्यों कहा गया? क्योंकि उस ब्रांच को, उस ऑपरेशन को, उस अंडरटेकिंग को डिस्पोज ऑफ करने का फैसला किसका था? डायरेक्टर्स का। इसलिए लॉ ने डायरेक्टर से ही कहा कि ये जो वायबल बिजनेस प्लान बनाएंगे, ये ही बनाएंगे, डायरेक्टर्स ही बनाएंगे और बताएंगे कि जी हमारे ये इस डिसीजन से बाकी ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बिजनेस ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी, ये हमने सारी पढ़ी पावर्स। कुछ पावर्स हमने देखी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रेजोल्यूशन पास करके उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कुछ पावर्स हमने देखी कि ये जो 3 पॉइंट्स बेसिकली देखे, ये पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें जनरल मीटिंग बुलानी है जिसमें उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए इन मैटर्स पे। वो अकेले इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकते। ड्यूटीज़ पे आ जाते हैं। अब कोई पावर है तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ भी हैं। सबसे पहली ड्यूटी तो उनकी ये है कि जो कंपनी के मेमोरेंडम है और आर्टिकल्स शुरू में पहले दिन से बने हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग कंपनी की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, सारी एक्टिविटीज़ आपकी इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और फर्दर ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भी एज पर एक्ट होने चाहिए, जैसा आपने जो है एज पर एक्ट है, एक्ट कह लो जी लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाए। ठीक है, जैसे लॉ ने आपसे कहा कि आपने ऐसे आर्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो टेबल 1 आपके पास ऑप्शन है, आप अडॉप्ट कर लें, और अदरवाइज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है जी, जब आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बना लिए तो अब आपने अपनी सारी कंपनी की एक्टिविटीज़ एज पर योर मेमोरेंडम और एज पर योर आर्टिकल्स करनी है। और ये भी देखना है कि ये आर्टिकल्स आपके जो मेन एक्ट है, मेन लॉ, उसको ओवररूल ना करें, उसके सबऑर्डिनेट ही रहें। ठीक है जी, दूसरी ऑब्वियसली एक एक्ट करे इन गुड फेथ। आपको पता है कि मेंबर्स ने भरोसा किया होता है डायरेक्टर्स पे,
तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अब वो मेंबर्स का फ़ायदा लेके चलें, कंपनी का फ़ायदा सोचें, और क्योंकि उनके और कंपनी के बीच में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, तो वो जो भी फैसला करें तो वो इट मस्ट बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, उसके एम्प्लॉयज़ और जो भी शेयर होल्डर्स कम्युनिटी है और इन्वायरमेंटल ऑल्सो, उन सब की प्रोटेक्शन में होना चाहिए जो भी उनके डिसीजंस होने चाहिए। तो एक्ट इन गुड फेथ, अपना बीच में से फैसला या अपना पर्सनल बेनिफिट कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जी जाहिर सी बात है कैपेबिलिटी यूज़ करें, अपनी स्किल्स यूज़ करें और अपनी ड्यूटीज़ को ड्यू डिलीजेंस से परफॉर्म करें, नेग्लिजेंस ना करें, हमेशा चीज़ों को सही सोच समझ के एक्ट करें। तो ये देखिएगा ड्यूटीज़ उसकी सारी इस तरह की हैं कि मेंबर उस पर रिलाई कर रहे हैं, कंपनी सारी उनके हाथ में है, कंपनी को चलाने वाले वो लोग हैं, तो वो हर चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। ये ऐसी उनकी ड्यूटीज़ हैं सारी की सारी, ठीक है जी। इसके अलावा उनसे कहा जाएगा कि वो जानबूझ के किसी ऐसी सिचुएशंस में इन्वॉल्व ना हो जिसमें उनका अपना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट आ जाए और वो कंपनी के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट करता हो। इसकी एग्जांपल हमने ऑब्वियसली बहुत बार देखी है कि डायरेक्टर बिल्कुल कंपनी का जो बिजनेस है उस तरह का बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर ले और कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू कर दे। तो जी वो मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसमें लैक ऑफ, आप कह लें कि जी फिडूशरी बिहेवियर उसको करना पड़े और वो अपनी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करे और पर्सनल बेनिफिट ना सोचे। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए कि जिसमें नज़र आए कि डायरेक्टर का अपना इंटरेस्ट कुछ और है जबकि कंपनी के हिसाब से उसका देखा जाए एज अ बीइंग डायरेक्टर वो इंटरेस्ट कुछ और है। वो दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। तो कंपनी को अपना बिल्कुल अपनी कंपनी अपना बिजनेस समझ के उसको चलाए। फिर कहा जी कि वो कंपनी की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हों उसमें वो कोई पर्सनल बेनिफिट अचीव करने की कोशिश ना करे, अचीव ना करे और इवन इसको अटेम्प्ट भी ना करे, सोचे भी ना इस बारे में, अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करे। उस गेन को जो वो पर्सनल बेनिफिट कमाएगा उसको कहते हैं अनड्यू गेन, अनड्यू गेन। इसके काबिल नहीं है वो गेन के, वो इसका हकदार नहीं है इस गेन का जो वो बीच में पर्सनली कमाने की कोशिश कर रहा है। या तो वो खुद से कमाने की कोशिश कर रहा है, खुद को एडवांटेज देने के लिए, या फिर अपने किसी रिलेटिव को। अब यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन मैं अगर आपको बताऊं, एक डायरेक्टर के पास उस कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है जो कंपनी को चलाने वाला हुआ है। अगर सपोज उसका कोई रिलेटिव ऐसा बिजनेस कर रहा है जो कि बीइंग अ कंपेटिटर ऑफ दैट कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर है, तो अगर ये उसे रिलेटिव की हेल्प करे, उसको बताए कि जी ये कंपनी तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बेसिकली इनसाइड जो भी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करे, तो ये उसने अब यहाँ से जो उसके रिलेटिव ने गेन कमाया या उसने गेन कमाया, उसके अपने किसी भी एसोसिएट को अगर वो ये गेन दिलवाने की कोशिश करेगा तो ये गेन, लॉ ने कहा कि उसकी सजा ये है कि सारा का सारा गेन उसे कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर टू कंपनी। वो चाहे अपने एसोसिएट के थ्रू वो गेन कमाए या अपने किसी रिलेटिव के थ्रू गेन कमाए, उसको सारा का सारा गेन कंपनी को पे करना पड़ेगा। ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि जी एक डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, ठीक है जी, एक डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। वो 3 कंडीशंस हमने देखी हैं, ठीक है जी, वो जब हमने असाइनमेंट ऑफ ऑफिस देखा था। तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऐसे ही बिला वजह अपना ऑफिस असाइन ना करे, ये उसकी ड्यूटी है। मस्ट नॉट असाइन हिज ऑफिस, ठीक है जी। तो अगर वो कोई भी ऐसी असाइनमेंट करेगा तो वो वॉइड होगी, वो जो भी असाइनमेंट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसके अलावा कमीशन, आपको पता है कि कमीशन कंपनीज का रेगुलेटर है, तो कमीशन के पास ये पावर है
कि वो कोई भी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड कर सकता है डायरेक्टर्स को, फर्दर नोटिफिकेशन देखे कि एक डायरेक्टर की, एक कंपनी की प्रोग्रेस क्या चल रही है, स्पेशली वो अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो फर्दर कोई ड्यूटीज़ भी आयद कर सकता है, इम्पोज कर सकता है डायरेक्टर्स पे कि ये डायरेक्टर्स के जी रोल हैं, इसको परफॉर्म कीजिए। अच्छा जी, अब हम इसको बुक से देखते हैं और कि हमने इसको कितना पढ़ लिया है, और कुछ वर्ड्स भी देखते हैं कि जो ट्रिकी थे हम उसको थोड़ा सा बुक से ही देख लेते हैं। हमने आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेकंड स्टार्ट किया, पावर्स, ड्यूटीज एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स हमने आज कंप्लीट की। ये हमारी डायरेक्टर्स की पावर्स हैं जो ये पासिंग ए रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वो पावर्स हैं जो उन्हें जनरल मीटिंग अगर ऑथराइज करेगी, जनरल मीटिंग से मुराद मतलब मेंबर्स अगर ऑथराइज करेंगे तो ही वो ये इन मैटर्स पे रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ड्यूटीज में ये हमने पॉइंट सारे देख लिए। अब अगर हम ये लोन्स टू डायरेक्टर से ऊपर वो जो 3 लाइनें लिखी हैं अगर हम इसको पढ़ें तो इसको हम यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है जी, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस, ये सारे उसी के नाम हैं। आपने ड्यूटी तोड़ी या कोई डिफॉल्ट किया या कोई नेग्लिजेंस या लापरवाही का मुजाहिरा किया बाय अ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने ये 3 काम किए इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल्स के खिलाफ जाके, ठीक है जी, आर्टिकल्स में कोई बात लिखी थी लेकिन डायरेक्टर ने वो काम पूरा नहीं किया, आर्टिकल्स के खिलाफ ये बात की, और एनी ऑफ इट्स पॉलिसी, या फिर अपनी कोई कंपनी ने पॉलिसी बनाई थी आर्टिकल्स के अलावा लेकिन उस पॉलिसी के खिलाफ जाके काम किया, और डिसीजन ऑफ द बोर्ड, या फिर ये जो बोर्ड ने डिसीजन किया था लेकिन उस डायरेक्टर ने उसकी नेग्लिजेंस की, उसकी कॉन्ट्रावेंशन की। अब यहाँ 3 बातें हो रही हैं, उस डायरेक्टर ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, डिफॉल्ट किया, नेग्लिजेंस की, ठीक है जी, इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ या तो आर्टिकल्स की कॉन्ट्रवेंशन की, या फिर उसने कंपनी की पॉलिसी की कॉन्ट्रवेंशन की, या फिर उसने बोर्ड के डिसीजंस की कॉन्ट्रवेंशन की, यानी कि कोई बोर्ड ने डिसीजन पास किया था लेकिन उस डायरेक्टर ने उसकी खिलाफवर्जी की। सारे डायरेक्टर्स मान गए थे लेकिन वो डायरेक्टर नहीं माना। आगे बात जरा यहाँ से देखिए कि वो जो एक्ट है, ये जो ब्रीच है, ये डिफॉल्ट है, ये नेग्लिजेंस है, मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी थ्रू आ स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो रेटिफाइड का वर्ड मैं बेसिकली यहाँ से आपको पढ़ाना चाह रही थी। रेटिफाइड का वर्ड आप जाके पार्टनरशिप में भी देखेंगे, एजेंसी वाले चैप्टर में भी देखेंगे, और जब हम पार्टनरशिप बकायदा पढ़ रहे होंगे तो ये वर्ड्स आप एम लॉ की टर्मिनोलॉजीज हैं ये वहाँ से भी सीख लेंगे। फॉर द टाइम बिंग रेटिफाइड का मतलब मैं आपको बता दूँ, रेटिफाइड का मतलब ये है कि किसी ने कोई एक्ट किया और आप उस एक्ट की मुखालफत करने की बजाय आप कहते हैं ओके, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका एक फ्रेंड था जो कि जिसका नाम कुछ भी रख लें, मिस्टर ए, आपने उसको अपनी कुछ गुड्स दी थी कि वो आपके बिहाफ पे सेल करते, वो चीज़ें सेल करते। आपने कहा कि जो आप चीज़ें सेल करेंगे एक पीस पे ₹10 चार्ज करना, यानी कि एक पीस जो बेचना है कोई शर्ट का या वट एवर, वो 10 रुपये से कम का चार्ज मत करना। होता क्या है कि मिस्टर ए साहब का, मिस्टर ए को आप गुड्स पकड़ा के अपने फ्रेंड को चले गए और आप ज़रा अब्रोड चले गए और अब वो आपके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें सेल करेगा। सिचुएशन ऐसी ख़राब हो जाती हैं कि ये जो गुड्स होती हैं इसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, ये गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और चीज़ें ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती हैं। तो मिस्टर ए कहता है कि जी ये चीज़ें तो हो जाएंगी ख़राब, ये ना हो कि 10 रुपये की बिकने की बजाय बिल्कुल नुकसान पे बिके, तो वो 10 की बजाय इनको क्या कर देता है, 5 पे बेच देता है। 5 पे, अब जाहिर सी बात है कम पैसे आए। अब कल को जब आप आते हैं और मिस्टर ए से पूछते हैं ये क्या किया है, मिस्टर ए ने रीजंस बताई और कहा जी आपसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था तो मैंने 10 की बजाय चीज़ों को 5 पे बेच दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि चीज़ें बाद में मार्केट में डिमांड मज़ीद कम हो जाएगी और वैल्यू बहुत मज़ीद कम हो जाएगी।
तो मैंने ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन चीज़ों को 5 रुपये पे सेल कर दिया। ऑल्दो हमें आधे का नुकसान हो गया है, लेकिन चीज़ें बिक गई हैं, कुछ ना कुछ पैसे तो आए हैं। ओके मिस, आप क्या करते हैं कि मिस्टर ए ने चलो ठीक है ठीक किया, पहले उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी, उसने ये काम उस बात के जाके खिलाफ किया जो कि आपने उसको कहा था 10 रुपये का करना, लेकिन उसने उसको 5 का किया। इसी तरह कहा जा रहा है कि अगर कोई डायरेक्टर कोई एक्ट या कोई आर्टिकल्स या कोई पॉलिसी के खिलाफ जाके कोई बात करे, तो कोई नेग्लिजेंस का मुजाहरा करे, कोई ब्रीच करे, किसी कोई ड्यूटी करे, तो कंपनी उसको रेटिफाई करेगी। तो लेकिन ये कंपनी पे कंपल्सरी नहीं है कि वो उसको रेटिफाई करे। जैसे आपने उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, आपने कहा ओके, आपने बेसिकली उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया। आप उसके एक्ट को रिजेक्ट भी कर सकते थे कि तुमने ये गलत किया, नहीं तुम मेरे पैसे दो। आपने फिर उसके एक्ट को रेटिफाई नहीं किया। जब आपने उसकी बात को मान लिया, आपने क्या किया, उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया। इसको हम कहते हैं आपने उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने उसके एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप पूरी तरह से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कल को थर्ड पार्टी आके ये चीज़ आपसे कहती है कि जी इतने पे बिकी है, आप ये नहीं उसको कह सकते मैंने तो नहीं बेची, ठीक है जी। तो आपने उसके एक्ट को जब रेटिफाई करना है तो 100% करना है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डायरेक्टर ऐसे कोई ब्रीच कर ले तो कंपनी की मर्जी है, कंपनी या तो उसके एक्ट को रेटिफाई कर ले, मे बी रेटिफाइड, कंपनी मे बी रेटिफाइड, तो कंपनी उसको रेटिफाई भी कर सकती है उसके एक्ट को। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टर ने जो हरकत की है, ड्यूटी की ब्रीच की है, आर्टिकल्स के अगेंस्ट, पॉलिसी के अगेंस्ट, बोर्ड के अगेंस्ट जाके कोई बात की है, और आप कहते हैं कि चलो ओके मान लेते हैं डायरेक्टर ने ठीक किया, चलो किसी तरह हम मान लेते हैं, तो ये आप अकेले नहीं कर सकते, इससे बोर्ड नहीं कर सकता, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। आप ना सिर्फ जनरल मीटिंग बुलाएंगे बल्कि वहाँ पे 75% मेंबर्स की अप्रूवल भी लेंगे। आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, 21 दिन का नोटिस भी दिया होना चाहिए उससे पहले, और वो स्टेटमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स उसके साथ जाएगी, और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ जाएगी। तो कम से कम 3/4 ऑफ द मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए होगी, 21 दिन पहले नोटिस दिया होना चाहिए, और ये जनरल मीटिंग होगी। ये आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। तो ये एक्ट को रेटिफाई करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगी। इसके अलावा काजी के बाद में कमीशन तो हर जगह है भाई, ये आपका रेगुलेटर है कंपनी का, तो ये कहीं भी कोई भी कंडीशंस लगा के तो कह सकता है अच्छा चलो डायरेक्टर ने वो एक्ट गलत किया, अब मजीद कोई कंडीशन लगा के जी नेक्स्ट टाइम अगर कंपनी इस एक्ट को रेटिफाई करना चाहती है तो ये कंडीशंस भी उस पर लगेंगी। ठीक है जी, ये हमारा हो गया पावर्स एंड ड्यूटीज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लोन्स टू डायरेक्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों से, आप मैं जब भी लाइव सेशन की जब आपको नोटिफिकेशन आए मेरी तरफ से तो आप उस लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। सिर्फ जस्ट रिकॉर्डिंग पे मतलब ट्रस्ट नहीं कीजिए, रिलाई नहीं कीजिए, आप अपनी भी क्यूरीज जनरेट कीजिए, उसको रिजॉल्व करवाइए और लाइव सेशन ज़रूर अटेंड किया करें। ठीक है जी, ताकि आप अपने जो भी मसले हैं, आप ज़रूरी नहीं आप मुझसे थ्रू वॉइस मैसेज से ही पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन, आप मुझसे थ्रू चैट बॉक्स भी वो हम मसले जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लाइव सेशन काइंडली ज़रूर अटेंड करें। ओके जी, हम अपना नेक्स्ट लोन टू डायरेक्टर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।